नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज यहाँ पे हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बायोलॉजी का जो यहाँ पे टॉपिक है, टॉपिक चैप्टर वाइज जो यहाँ पे हम लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का यहाँ पे आज का जो यहाँ पे पहला यहाँ पे चैप्टर दिया गया है, जो दिया गया यहाँ पे साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल, कोशिका विज्ञान। इसका जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जो अभ्यास प्रश्न, उसको हम लोग देखेंगे। यह जो है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो कि बिल्कुल कथन सही है। दूसरा है कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। यह भी कथन सही है। दिया गया कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों यहाँ पे कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो कोशिका के किस भाग को जो है सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो इसमें कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव में स्थित जो कोशिकांग है ये होता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है कि साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं होता है। तो साइटोसोम के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होता है। तो इसमें जो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो केंद्रक है यह शामिल नहीं होता है, जबकि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग ये शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे ऑर्गेनोइड्स कहा जाता है, ऑर्गेनोइड्स कहा जाता है। और मेटाप्लास्ट उसे कहते हैं जिनमें यह जो है निर्जीव होती है, यानी मृत कोशिकाएं होती है, मेटाप्लास्ट। आगे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है। कौन सी कोशिकीय जो संरचना है वह ऑर्गेनोइड नहीं है, निर्जीवित रचनाएं नहीं है। तो जो जीवित रचनाएं नहीं है, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे जो रसधानी है, जो वैक्यूल्स है, यह जीवित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 6 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, कौन इसमें गलत दिया गया, इसके बारे में बताना है। तो इसमें दिया गया पहला, कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है, जो कि बिल्कुल कथन सही है। आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है, जो कि बिल्कुल यह कथन सही है। तीसरा यहाँ पे दिया गया है कि अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जो कि बिल्कुल ये गलत है। इस प्रकार हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे चौथा है, कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि तरल मोज़ेइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो तरल मोज़ेइक जो मॉडल है उसके संबंध में कौन सा इसमें कथन सही है या गलत है, इसके बारे में बताना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि तरल जो यहाँ पे है, यह मॉडल जो है कोशिका झिल्ली के, यह जो मॉडल है कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। यह जो झिल्ली है कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, जो कि बिल्कुल सही है। जो तरल मोज़ेइक जो मॉडल है वह कोशिका के जो है कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। यहाँ पे दूसरा है, यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया, जो कि बिल्कुल कथन सही है। तीसरा है, इस मॉडल के अनुसार जो है कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन हो जाता है, जो कि ये भी कथन सही है। इस प्रकार इसका तीनों कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है।
तो यह कौन सी संरचना है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाता है। अगला है 9 नंबर की परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? जो परासरण की जो क्रिया है वह किसके द्वारा संपन्न होता है? तो यह जो है कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होता है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया 10 नंबर प्रश्न है कि 10 नंबर प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है 70S राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और इसके 2 सब यूनिट होते हैं 30 और 50, जो कि ये भी सही है। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या स्टेटमेंट दिया गया है। तो अगला यहाँ पे स्टेटमेंट है 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इनमें भी 2 सब यूनिट होते हैं 40 और 60, जो कि यह भी बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट है कि राइबोसोम जो है प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, जो कि यह बिल्कुल गलत कथन है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। अगला है यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न की प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? जो श्वसन का तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पराक्सीसोम। पराक्सीसोम जो है यह जो है पराक्सीसोम है, इसकी जो संरचना होती है वह यहाँ पे प्रोकैरियोटिक होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि कोशिका के अंदर जो ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? तो इसके जो निर्माण है उसका जो सक्रिय स्थल है वह कौन सा है? तो इसका जो सक्रिय स्थल हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचनाएं जो है कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा यह कार्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि चिकनी जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है, जो कि यह जो है बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा है खुरदरी जो अंतःप्लाज्मिक जालिका है, जो खुरदरी जो है यह क्या होता है लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होता है, जो कि ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर दिया गया है कि कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो अचल संपत्ति है वह किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। अगला यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न दिया गया है। तो 16 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, जो कि यह जो है बिल्कुल यह गलत है। यह कथन जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा है हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है गोल्जी कॉय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, जो कि ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा 2 और 3 सही है। तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो 2 और 3 सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पे डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। दूसरा है जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो है 17 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे दोनों ही जो है कथन सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला यहाँ पे 18 नंबर है कि कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य जो है गोल्जी कॉय द्वारा नहीं किया जाता है? तो गोल्जी कॉय के द्वारा जो है कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो इसका हम लोग देखेंगे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, अंतः कोशिकीय पाचन जो है यह लाइसोसोम के द्वारा होता है। और यहाँ पे पैकेजिंग, स्टोरेज और सिक्रेशन यह जो है गोल्जी कॉय के द्वारा होता है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत सुमेलित है?
इसका चयन करना है। तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बिल्कुल सही है। कोशिका का बड़ा अंगक जो है लवक है, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है आत्महत्या की थैली, यहाँ पे लाइसोसोम को कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। चौथा है पैलेट कॉर्न, तो पैलेट कॉर्न स्फीरोसोम को नहीं कहते हैं, यही यहाँ पे गलत सुमेलित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं 20 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। अर्धस्वायत्त जो कोशिकांग है वह कौन सा है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो हरित लवक है और माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों ही अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एक और बी दोनों। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव होता है। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा जो है गोल्जी कॉय नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, अंतःप्रतोजालिका नहीं होता है और हरित लवक नहीं होता है। तो और डीएनए ये जो है इसमें पाया जाता है, डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 1 2 3 4 जो है यह कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु में नहीं पाए जाते हैं। पादप में पाए जाते हैं लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो है 22 नंबर का जो लवक है यह पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और बड़ी जो रिक्तिका है यानी जो सबसे बड़ी जो वैक्यूल है वह भी पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है 23 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं। जो है यहाँ पे जंतु कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन परंतु पौधे में नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा क्या, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है, यह जंतु में पाए जाते हैं लेकिन पादप में नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो जो कोशिका सिद्धांत है यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता जो क्रिएटर है की भूमिका कौन निभाता है। तो कोशिका के सिद्धांत के अनुसार जो है कोशिका विभाजन में जो मुख्य क्रिएटर का जो भूमिका है वह कौन निभाता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, केंद्रक हो जाएगा। इसका हो जाएगा केंद्रक, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 26 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है। तो किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी कॉय में कोशिका अंगक बनता है। अगला यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और बी दोनों। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है वैसी कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा रहता है यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है, जो कि ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 29 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। तो यह कौन सा कोशिका अंगक है जो अपनी जो आकृति है वह परिस्थितियों के अनुकूल बदल सकता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का तंत्रिका कोशिका है। तो जो मनुष्य का जो शरीर है उसकी जो सब तंत्रिका जो कोशिका है वह कैसी है। तो वह जो है सबसे बड़ी कोशिका है। अगला यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है।
तो जो एक प्रारूपिक जो कोशिका है उसके अंतर्गत क्या आता है, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे साइटोसोम और केंद्रक आता है, साइटोसोम और केंद्रक आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है, तो जो सेंट्रोसोम है वह विशेष रूप से कहाँ भाग लेता है, तो इसके बारे में बताना है। तो यह जो भाग लेता है यहाँ पे, यह जो भाग लेता है आपको बता दें, यह जो भाग लेता है सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम जो है यह कहाँ भाग लेता है, तो यह जो भाग लेता है यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। अगला है 33 नंबर की, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, तो कोशिका को यांत्रिक सहायता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा जो अंतःप्रद्रवी जालिका है उसके द्वारा ही कोशिका को यांत्रिक सहायता मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि 70S राइबोसोम पाया जाता है, तो जो 70S राइबोसोम है वह कहाँ किस जीव में पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70S, वहीं जो 80S है यह यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि रंगीन लवक को क्या कहा जाता है, जो रंगीन लवक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट। अगला है 36 नंबर की, ग्रेनम पाया जाता है, जो ग्रेनम है वह कहाँ पाया जाता है, तो जो ग्रेनम है वह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, तो जो प्लाज्मा झिल्ली है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो जो प्लाज्मा झिल्ली है इसका निर्माण जो है लिपोप्रोटीन के द्वारा होता है, यानी लिपिड और प्रोटीन के मिलने से प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। अगला यहाँ पे 38 नंबर है कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, तो जो प्रोटीन संश्लेषण है उससे से क्या किस कौन संबंधित है, तो यह जो है राइबोसोम, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोसोम। अगला यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है कि क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं, जो क्रोमोसोम होता है उसका अंतिम सिरा क्या कहलाता है, तो जो उसका अंतिम सिरा है उसे हम लोग टीलोमियर कहते हैं, टीलोमियर, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 40 नंबर है कि केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है किसमें, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है, यह जो है बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, यानी जीवाणु में नहीं पाया जाता है। अगला यहाँ पे हम लोग 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि अंतःद्रव जालिका केंद्र है, जो अंतःप्रद्रव जालिका जो उसका जो केंद्र है वह क्या है, तो इसका जो केंद्र है यह हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण का यह केंद्र है। अगला है 42 नंबर की, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, किसकी अनुपस्थिति के कारण जो है पादप कोशिका जो है वह जंतु कोशिका से भिन्न है, तो यह हो जाएगा यहाँ पे जो सेंट्रियोल है इसके कारण जो है यह पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न दिया गया है कि लाइसोसोम में जमा रहता है, तो जो लाइसोसोम है ये इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, और इसमें क्या जमा रहता है, तो इसमें जो है पाचक जो एंजाइम है वह जमा रहता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाचक एंजाइम। अगला है 44 नंबर की, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो दीवार है वह किसी से बना होता है, तो इसका जो दीवार है वह लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। अगला यहाँ पे है 45 नंबर की, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह किसी से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो एटीपी के निर्माण से यह संबंधित है, एटीपी के निर्माण से माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दिया गया है कि पोलीसोम है, जो पोलीसोम है वह क्या है, तो जो पोलीसोम है यह हो जाएगा इसका राइबोसोम और mRNA का मिश्रण है पोलीसोम, इसको याद रखिएगा। अगला है 47 नंबर, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है, तो जो जीवित कोशिका है उसके भीतर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो उसके अंदर जो है ऊर्जा का जो स्रोत है इसका हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। अगला यहाँ पे 48 नंबर है कि तरल मोज़ेक मॉडल मत्र को प्रस्तुत किया, तो यह किसके द्वारा दिया गया, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सिंगर और निकोलसन के द्वारा यह दिया गया था 1972 में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 49 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है,
तो जो कोशिका भित्ति है वह कहाँ पाई जाती है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला यहाँ पे है 50 नंबर की, अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है। तो जो अवर्णी लवक है इसका जो प्रमुख कार्य है वो कौन सा है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, खाद्य पदार्थों का संचयन करना इसका मुख्य कार्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया गया 51 नंबर की, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी। तो पुरकिंजे के द्वारा जो खोज किया गया था इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म का खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला यहाँ पे 52 नंबर, जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। तो जो जीव द्रव है वह सम्मिलित रूप से किसी से बना होता है, तो इसका हम लोग देखेंगे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव और केंद्रक से निर्मित होता है प्रोटोप्लाज्म। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो जो कोशिका झिल्ली है वह किससे बनी होती है, तो यह जो है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है कोशिका झिल्ली। अगला है 54 नंबर की, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो 55 नंबर यहाँ पे दिया गया है प्रश्न की, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। तो जो झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है इसमें क्या पाए जाते हैं, तो जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है इसमें यूकैरियोटिक पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अगला यहाँ पे 56 नंबर है कि किस प्रकार की झिल्ली जो है किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, किसमें जो है किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा, जो जीवाणु है जो बैक्टीरिया है इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। अगला है यहाँ पे 57 नंबर की, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी झिल्ली के ऊपर क्या स्थित रहता है। तो उसके जो बाहरी झिल्ली है उसके ऊपर जो उपस्थित रहता है इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम उपस्थित होता है। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 58 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। दिया गया है कि वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। क्या भाग लेता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो यहाँ पे चिकनी जो है स्मूथ जो ईयर है यह वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेता है। अगला यहाँ पे 59 नंबर है कि राइबोसोम बना होता है। जो राइबोसोम है किससे बना होता है, तो जो राइबोसोम है यह आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 60 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। जो गोल्जी उपकरण है वह नहीं पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोकैरियोटिक में भी नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं और नीलहरित शैवाल में भी नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 61 नंबर की, समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूहों से बनी संरचना है। यह जो संरचना है यह हो जाएगा गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण की जो संरचना है यह समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी हुई एक संरचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 62 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण एवं पैकेजिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है। तो यह जो है इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी उपकरण का यह कार्य है। अगला है 63 नंबर, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था। जो लाइसोसोम है इसको सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिश्चियन डी डबे के द्वारा इसको सर्वप्रथम देखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 64 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। जो जीवाणु और वायरस है उससे रक्षा करने वाला जो हमारा ऑर्गेनोइड है वह कौन सा है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जो लाइसोसोम है यह हो जाएगा। अगला यहाँ पे 65 नंबर, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं। जो क्रिस्टी है वह कहाँ पाए जाते हैं, तो जो क्रिस्टी है वह माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 66 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दिया गया है कि श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। तो श्वसन से संबंधित जो एंजाइम है वह कहाँ मौजूद रहते हैं, तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में मौजूद रहते हैं। अगला यहाँ पे 67 नंबर, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको,
तो जो रंगहीन एवं श्वेत जो प्लेस्टिड है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया गया कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर जो पाए जाने वाले जो तरल युक्त जो गुहा होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग यहाँ पे स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 69 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो 69 नंबर दिया गया है कि कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि जो कोशिका फेज है वह वर्णात्मक जो पारगम्य है यानी परमिएबल होती है, क्योंकि जो यह परमिएबल किस लिए होती है, तो इसका हम लोग देखेंगे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यह कुछ अणुओं को अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिकाओं में होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 70 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो 70 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला 71 नंबर है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा जो कैल्शियम है यह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 72 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है यानी सेमी परमिएबल है। तो सेमी परमिएबल कौन सा यहाँ पे ऑर्गेनोइड है, तो इसका हम लोग देखेंगे। तो इसका जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कोशिका झिल्ली जो है यह सेमी परमिएबल होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 73 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है यानी कौन सा यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इसका हम लोग देखेंगे। तो कोशिकाओं के आकार एवं इसका जो अमाप है वह विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है यहाँ पे प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी यहाँ पे सही है। तो जो गलत है इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो है यह गलत कथन है कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, ये गलत है। तो एक सभी देह के जो ऊतक है उनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 74 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है, तो जो सबसे छोटी जो कोशिका है वह कौन सी है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा है। अगला है 75 नंबर, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है यानी सेलुलर एंड मोलिकुलर जो बायोलॉजी सेंटर है वह कहाँ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे हम लोग 76 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है। जो जीव द्रव है यह किससे बना होता है, तो जो जीव द्रव है यह जो है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव एवं अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ओफियोग्लोसस में पाए जाते हैं। अगला है 78 नंबर, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है। जो वास्तविक केंद्रक है वह किस में अनुपस्थित होता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जीवाणुओं में यहाँ पे वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, तो जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है इसकी जो खोज है वह किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो खोज है यह नॉल और रुस्का के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। तो 80 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया 80 नंबर की अंतःप्रद्रव जालिका की खोज किसने की थी, तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी जो खोज है वह किसके द्वारा किया गया, तो इसकी जो खोज है वह पोर्टर के द्वारा किया गया था, पोर्टर के द्वारा। अगला 81 नंबर, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था, तो जो गुणसूत्र या क्रोमोजोम जो शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो दिया गया था वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो कोशिका को एक निश्चित रूप किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक, कोशिका झिल्ली के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 83 नंबर है। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार एवं अनियमित नलिकाओं से घना जाल कहलाता है,
तो यह क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 84 नंबर कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो प्रोटीन का जो निर्माण है वह कहाँ होता है? तो प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 85 नंबर है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो यहाँ पे जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिया, ये जो है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 86 नंबर कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो जो कोशिकीय जो श्वसन है, जो यहाँ पे सेलुलर जो रिस्पायरेशन है, इसका जो सक्रिय स्थल है वो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला है यहाँ पे 87 नंबर, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है यह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। 88 नंबर है, फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो फूल और बीजों को जो है विभिन्न प्रकार के जो रंग है वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है 89 नंबर, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। तो जो पत्तियां हैं उनको हरा रंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे यहाँ पे 90 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। जो कोशिका है उसकी आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को कहते हैं। अगला 91 नंबर है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो यह हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो 92 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। जो पादप कोशिका है उनके जो सबसे बाहरी आवरण है वह कोशिका भित्ति कहलाता है। अगला है 93 नंबर, पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो जो यहाँ पे कोशिका में सेल में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह राइबोसोम में होता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो क्या है? यहाँ पे प्लास्टिक नहीं होता, यहाँ पे लवक होगा यानी लवक। जो लवक है यह सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिड इसे कहते हैं इंग्लिश में। अगला है 95 नंबर, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करता है तो इसमें जो होता है क्या नहीं होगा? तो शरीर में कोशिका के अंदर क्या नहीं होता है? तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन का जो ऑक्सीकरण है वह नहीं हो पाएगा। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो कोशिका में जो है यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा राइबोसोम की अनुपस्थिति में। अगला 98 नंबर, कौन सा रचना जीव जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? यानी कौन सी वह रचना है जिनमें जंतु कोशिका में पाई जाती है लेकिन वनस्पति में नहीं पाई जाती है? तो इनमें जो अंतर है वह किसके द्वारा होता है? इस प्रकार इसका हो जाएगा जो सेंट्रियोल है इसके द्वारा यह अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो जो सेल है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न दिया गया है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जो न्यूक्लियस है इसकी जो खोज है वह किसके द्वारा किया गया था? इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। डीएनए का जो है द्विहेलिक्सिक प्रारूप
को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स जो मॉडल है वह किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 102 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह जो है हक्सले वैज्ञानिक का कथन है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 103 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 103 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। दिया गया है कि जीव द्रव शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? जो जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म का जो है शब्द वह सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो इसका जो प्रयोग है वह पुरकुंजे के द्वारा किया गया था। अगला 104 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह किसमें नहीं पाया जाता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह जो है किसमें नहीं पाया जाता है? तो वह जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 105 नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो अंदर का जो वलन है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। और 106 नंबर है कोशिका भित्ति यानी सेल वाल होती है। तो जो कोशिका भित्ति है वह कैसी होती है? तो वह परमिएबल होती है यानी पारगम्य होती है। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। 107 नंबर प्रश्न दिया गया है कि लाइसोसोम्स का कार्य क्या है? तो जो लाइसोसोम है इसका क्या कार्य है? इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अंतःकोशिकीय पाचन। अगला है यहाँ पे 108 नंबर कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा जो यहाँ पे अंगक है जो यहाँ पे एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो प्लास्टिड यानी लवक है यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 109 नंबर प्रश्न देखते हैं। 109 नंबर दिया गया है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एपोप्टोसिस कहलाता है। इसको याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे 110 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया गया 110 नंबर की कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 111 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है यानी किसमें डीएनए पाया जाता है? तो जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अगला यहाँ पे 112 नंबर की गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य है। तो जो गोल्जी कॉय है इसका जो प्रमुख कार्य है क्या है? इसका जो प्रमुख कार्य है वह श्रावण करना है यानी सेक्रेशन करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 113 नंबर। तो 113 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति जो है यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। अगला यहाँ पे 114 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव जो है कोशिकाओं के बने होते हैं? तो यह किसके द्वारा दिया गया था? यह जो है स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, इन्होंने ही सेल थ्योरी दिया था, तो इन्हीं के द्वारा यह दिया गया था। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा 2 और 4, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 115 नंबर प्रश्न देखते हैं। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से भी अधिक जो है कौन सा पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो जल है यह पाया जाता है। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 116 नंबर प्रश्न है कि प्रासरण की परिभाषा है। तो जो प्रासरण है इसकी जो परिभाषा क्या है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे कला के बगैर जल का प्रवाह, यह प्रासरण की क्रिया है। अगला हम लोग यहाँ पे यहाँ पे ये थोड़ा गलती हो गया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रासरण का जो परिभाषा है यह ऑप्शन नंबर सी होगा। अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर जल का प्रवाह यानी अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल फेज में जो है यह कम से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह होता है इसमें जल का, इसे ही प्रासरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 117 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अधिक लवण
वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि वह क्यों सिकुड़ जाती है, तो इसका हम लोग देखेंगे। तो इसका हो जाएगा जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 118 नंबर प्रश्न है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है, तो ऐसा जो विलयन है वह किस प्रकार का होता है, तो यह जो विलयन होता है आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक विलयन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 119 नंबर प्रश्न है, एक कोशिका जो है आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। जब यह कहाँ रखी जाती है, तो यह जो है एक अति परासरणी विलयन में रखी जाती है, तब यह आयतन में बढ़ती है। अगला यहाँ पे हम लोग 120 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। तो बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, किस क्रिया के द्वारा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे अंतः शोषण के कारण यह फूलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे 121 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 121 नंबर प्रश्न दिया गया है कि लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना किसके द्वारा होता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अंतः शोषण के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 122 नंबर प्रश्न देखते हैं। 122 नंबर दिया गया है कि उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है, क्यों, तो उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग करते हैं अधिक मात्रा में, तब जो है पौधों की मृत्यु हो जाती है। इसका जो कारण है वह क्या है, इसका जो कारण है इसका हो जाएगा बाह्य परासरण के कारण यह होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला 123 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं। जो केंद्रक है उसके विभाजन को क्या कहते हैं, तो उसके जो विभाजन है उसको हम लोग साइटोकिनेसिस कहते हैं, और केंद्रक के अध्ययन को कैरियोकिनेसिस कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 124 नंबर, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है। शरीर के वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा कोशिका विभाजन यहाँ पे उत्तरदायी होता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, समसूत्री विभाजन। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन जो है यह जनन कोशिकाओं में होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 125 नंबर प्रश्न है, कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स के वृषण यानी टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसमें शुक्राणु का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, केवल मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। आगे यहाँ पे 126 नंबर प्रश्न है कि माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है। यहाँ पे जो माइटोसिस है इसमें जो है सबसे ज़्यादा समय में होने वाली जो घटना है, जो अवस्था है, उसे क्या कहते हैं, तो उसका हो जाएगा यहाँ पे प्रोफेज है, वह प्रोफेज है। अगला 127 नंबर, पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है, यानी पादप कोशिका में जो है कोशिका विभाजन किसके सहायता से होता है। यहाँ पे कोशिका के विभाजन को साइटोकिनेसिस कहते हैं। तो पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किसकी सहायता से होता है, यह जो होता है कोशिका पट्टिका के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 128 नंबर देखते हैं। दिया गया है कि माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है। सबसे कम समय में यहाँ पे एनाफेज होता है और सबसे ज़्यादा समय में प्रोफेज होता है, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 129 नंबर, एक कोशिका में माइटोसिस द्वारा कितनी बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगी। तो कितनी बार विभाजन होगा, तो यह जो है 8 बार विभाजन होगा तब यह बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 130 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है। तो किस कोशिका विभाजन में होता है क्रॉसिंग ओवर की, तो यह हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन में होता है। अगला है 131 नंबर, पारगति यानी क्रॉसिंग ओवर की अवस्था में होता है। तो जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है किस अवस्था में होता है, तो यह जो होता है क्रॉसिंग ओवर, यह जो है पैक्टिन यानी पैक्टिन की अवस्था में यह होता है, पैक्टिन की अवस्था में होता है, पैक्टिन की। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 132 नंबर प्रश्न है कि 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा। 200 शुक्राणु बनने के लिए जो है कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा, यह जो है 50 बार होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 133 नंबर, टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है। जो टेलोफेज है इसकी जो विपरीत अवस्था है वो कौन सी है, तो यह जो है प्रोफेज है, प्रोफेज है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 134 नंबर हम लोग देखते हैं।
दिया गया है माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है। तो माइटोसिस में जो है सेंट्रोमियर है वह किस अवस्था में विभाजित होता है। यह जो विभाजित होता है एनाफेज में विभाजित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 135 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 135 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पे समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। तो ये जो है बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है तथा क्रोमोसोम भी 2 बार, ये बिल्कुल ये गलत है। इस प्रकार इसका हो जाएगा कौन सा सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे 136 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फांटना के द्वारा किया गया था। किस कोशिकीय संरचना की जो खोज है वह फांटना नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा यहाँ पे जो फांटना है इसके द्वारा जो है यहाँ पे कोशिका जो पंजर है इसकी खोज किया गया था, कोशिकीय पंजर। अगला है 137 नंबर, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न में से क्या है। इनका जो कार्य है वह एक कोशिकीय जीवों का प्रजनन करना है और बहुकोशिकीय जीवों का भी वृद्धि करना है और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग इतना ही, इस चैप्टर से इतना ही प्रश्न था और आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कल हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिस्टोलॉजी यानी चैप्टर नंबर 2 है, इसमें भी प्रश्न है यहाँ पे हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान के बारे में हम लोग कल देखेंगे, ऊतक विज्ञान के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।